हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि जुड़े हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से। आज का डिस्कशन हमारा यूजीसी नेट वाले एस्पिरेंट्स के लिए रिलेवेंट रहेगा और साथ ही अगर आप स्टेट लेवल के कॉमर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये डिस्कशन, ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है। तो पहला सवाल हमारे पास है, इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। द कंपनी कैन ऑल्टर और मॉडिफाई सच फैक्टर्स टू सूट द एनवायरनमेंट। तो हमारे जो बिजनेस है उनके कुछ फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के और कुछ होते हैं जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। जो इंटरनल एनवायरनमेंट वाले फैक्टर्स हैं वो बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, और इसीलिए हमारी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। और आंसर बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑल्टर और मॉडिफाई भी कर सकते हो। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारे पास है, द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये सवाल आप कह सकते हैं कि जी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग से या फिर एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया से जुड़ा है। अब हमारे देश में आजादी के बाद से ही प्लानिंग की शुरुआत हो गई थी। 5 ईयर प्लान्स हम बनाने लगे थे। अब जो 5 ईयर प्लान्स हम बना रहे थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उन्हें बना रही थी। बट 1977 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट थी चेंज हो गई। अब जनता गवर्नमेंट आ गई हमारी, और जनता गवर्नमेंट ने कांग्रेस वाले जो 5 ईयर प्लान्स थे उन्हें टर्मिनेट कर दिया और अपने नए रोलिंग प्लान की शुरुआत की। रोलिंग प्लान का क्या मतलब था कि अब हर साल हमारे प्लान बनाए जाएंगे। नया प्लान जो है वो हर साल बनाया जाएगा। तीन काइंड ऑफ प्लान हमें यहाँ पे बनाने थे, तीन तरीके के प्लान यहाँ पे बनाने थे। पहला प्लान जो होगा वो इस साल का होगा, करंट ईयर क्या होगा। दूसरा जो प्लान होगा वो फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स का होगा, 3 4 5 साल का होगा। और तीसरा जो प्लान होगा वो हमारा 10 15 या फिर 20 साल का होगा। तो ऐसे तीन तरीके के प्लान बनाने की बात कही गई थी हमारे रोलिंग प्लान के कंसेप्ट के अंदर। तो रोलिंग प्लान का बेसिकली मतलब है कि आप हर साल नए प्लान बनाएं, बट आपकी एक लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए। उसके लिए आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लान भी बना सकते हो। तो जनता गवर्नमेंट ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था 1977 के अंदर, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद हमारे पास ही मैच द फॉलोइंग का सवाल है। दो लिस्ट हमें दी है। लिस्ट 1 में ईयर्स गिवन है और लिस्ट 2 में आपको एक्ट गिवन है। आपको इन्हें मैच करके बताना है। तो 1956 में आपका कौन सा आया था जी? अब ये आपके पुराने इंडियन कंपनीज एक्ट से जुड़ा है। पुराना एक्ट आपका आया था 1956 के अंदर। 1986 में अगेन आपका पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ये पुराने एग्जाम का सवाल है तो इसमें ऐसे ही आपकी मैचिंग चलेगी। 1992 के अंदर आपका सेबी बना था और 2002 के अंदर आपका सिक्योरिटाइजेशन एक्ट निकल कर आया था। तो कैसे मैचिंग होगी आपकी? ए का आपका आएगा 2, बी का होगा 1, सी का होगा 3 और डी का होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहां पे होने वाला है। अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी? ऑप्शंस है, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज गॉन डाउन, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज गॉन अप, सेकेंडरी सेक्टर हैज नॉट चेंज्ड मच, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी जानते हैं जी हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो तीन मेन सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, जब हम आजाद हुए थे तो प्राइमरी सेक्टर का बोलबाला था। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े थे, एग्रीकल्चर से ही हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल रही थी, ज्यादा जीडीपी एग्रीकल्चर से ही आ रहा था। बट आज के जमाने में पिक्चर चेंज हो गई है। आज के जमाने में हमारा जो ज्यादा जीडीपी है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है, ना कि प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर में कुछ खास बदलाव नहीं आया। आपका बेसिकली ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसमें कोई खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिला, और इसीलिए सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपकी सही हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 1950s में अगर मैं देखूं तो अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो उसमें 59% प्राइमरी सेक्टर दे रहा था, 13% सेकेंडरी और 27% टर्सरी। और अगर आप अब देखें 2012 से 14 वाला, तो वहां पे प्राइमरी सेक्टर का 59 से घटकर 12% ही रह गया। सेकेंडरी वाला जो है वो 13 से बढ़ के 26 हुआ है। टर्शरी वाला भी 27 से 60 रह गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि टर्शरी में कितना ज्यादा उछाल आया और प्राइमरी कितना ज्यादा गिर गया। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो बहुत कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे ग्रो किया है। तो इसीलिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए, अगला सवाल है जी, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द लीगल एनवायरमेंट?
तो इनमें से कौन सा लीगल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है? तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इन लोकसभा, देखो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यानी कि जो हमारे एमपीज हैं वो वहां पे कुछ काम करते हैं, तो वो हमारे एक लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक फाइनली हमारे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट उन तीनों ने उस पर साइन कर दिए, उन तीनों ने उससे एग्री कर लिया, तब वो हमारा एक फाइनल कानून बनेगा और तभी हमारे लीगल एनवायरनमेंट का वो पार्ट बनेगा। जो हमारे फाइनल लॉज बन चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो सीधे सीधे हमारे लीगल एनवायरनमेंट के पार्ट होंगे और इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप आसानी से इस आंसर को पहचान सकते थे। कई सवाल होते हैं बहुत सिंपल से होते हैं बट आपको थोड़ा सा पढ़ के कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपना लॉजिक इस्तेमाल करके उसका आंसर आप मार्क कीजिए। चलिए जी, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि हमारी HDI जो है उसकी 4 डायमेंशंस कौन सी हैं? तो हमारा जो UNDP है, यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो रिलीज करता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और उसमें डिफरेंट कंट्रीज को रैंक्स भी असाइन करता है और ये न्यूज में हर साल रहता है और आपको न्यूज में देखने को भी मिलेगा अगर आप उसे फॉलो करते हैं। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें कि कौन सी चीजें कंसीडर होती हैं, तो एक तो चीज है जी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लोग ज्यादा जिए, लंबा जिए। तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है? ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि अगर आप पैदा हुए तो आम तौर पे आप कितने साल जिएंगे, ऑन एन एवरेज कितनी आपकी जिंदगी होने वाली है। उसके बाद है जी नॉलेज, नॉलेज है जी आपकी लिटरेसी, ये कैसे डिनोट होगा? ये आपके एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से कि कितने साल आप स्कूल में लगाते हैं उससे डिनोट होगा। फिर है जी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक इसका इंपॉर्टेंट डायमेंशन है और इसे मेजर कैसे करते हैं? आप इसे ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पे मेजर करते हैं। आप देखते हैं कि जी ऑन एन एवरेज लोगों के पास कितनी इनकम है, इनकम ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आप डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपको मिल ही जाएगा। तो इन के बेसिस पे आप अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्यूट करते हैं। तो अगर ऑप्शंस देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी आएगी, लिटरेसी लेवल भी आएगा, मैरिज नहीं आएंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल आएगा आपका, क्राइम रेट नहीं आता, करप्शन लेवल नहीं आता, इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट पे थोड़ा सा डाउट है अभी हमें क्योंकि 4 डायमेंशन बतानी है, अभी 3 ही सिलेक्ट हुई है हमारी। इसके बाद है फॉरेन विजिट, तो फॉरेन विजिट आपके तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले यहाँ पे। तो इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट हमारा यहाँ पे आ सकता है। कैसे आ सकता है? आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम कैसे निकाल रहे हैं? वो बेसिकली हम अपने इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट के बेसिस पे ही तो निकाल रहे हैं। आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा देख रहे हैं तो वो आपकी बेसिकली इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट ही तो है कि आपके पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे कंसीडर हो सकता है और इसलिए आंसर बनेगा 1, 2, 4 एंड 7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों डिस्कस करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज, आप अपनी पब्लिक एंटरप्राइज को कैसे डिफाइन करते हो? तो बोला गया जी ऑर्गेनाइजेशन जिसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चलाते हैं, organization which caters to the needs relating to public utilities, organization in which capital is invested by the public, organization owned and managed by the public authorities for a definite set of public purposes। तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन आपको कौन सी लग रही है यहाँ पे वो पहचाननी है। तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी की, वो मुझे सबसे बढ़िया डेफिनेशन लग रही है कि हमारी सरकारी अथॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं और मकसद क्या है? लोगों को सर्व करना। तो दैट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज और इसीलिए आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट हमें दी है, हमें उन्हें मैच करके बताना है जी। लिस्ट 1 में हमारे पास एक्ट्स गिवन है और लिस्ट 2 में हमारे पास ईयर्स गिवन है, इन्हें मैच करना है हमें। तो लिस्ट 1 में हमारे पास है जी फेमा, फेमा एक्ट हमारे पास आया था 1999 में, तो इसीलिए आपका मैच हो जाएगा 2 से। इसके बाद है जी इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, ये आया था हमारे पास 1948 में, तो ये आपका मैच हो जाएगा 3 से। इसके बाद है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि आया था 1947 में, तो ये आपका 4 से मैच होगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आप सभी जानते हैं कि 1986 के अंदर आया था, तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी। तो आपको जो एक्ट्स हैं, हमारे जो लीगल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए डिफरेंट एक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि कौन से साल में ये आपके एक्ट्स निकल कर आए हैं, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल अगेन मैच द फॉलोइंग का है जी। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 1 में गिवन है ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड फ्लोज, प्राइस ट्रेंड्स, इंटरनल सेक्टर लिंकेजेस और लिस्ट 2 में भी कुछ यहाँ पे चीजें हमें गिवन है। तो आइए देखते हैं हम इन्हें कैसे मैच यहाँ पे करने वाले हैं। तो ट्रेड पॉलिसी हमारी, देखो ये पॉलिसी की बात हो रही है और यहाँ पे हमें पॉलिसी केवल एक में ही देखने को मिल रहा है, सेकंड में। तो ट्रेड पॉलिसी बिल्कुल आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो आप इसे यहाँ से मैच कर सकते हैं। ट्रेड फ्लो की अगर हम बात करें तो ट्रेड फ्लो आपका किससे जुड़ा है जी?
ट्रेड फ्लो आपके ग्लोबल लिंकेज से जुड़ा है। अगर आपका ट्रेड बाहर फ्लो कर रहा है, बाहर से ट्रेड आपको मिल रहा है, आप बाहर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ग्लोबली ज्यादा लिंक्ड हैं, तो ये आपका जुड़ा है ऑप्शन नंबर 3 से। तो बी आपका जो है वो 3 से जुड़ा है। इसके बाद है जी प्राइस ट्रेंड्स। आप प्राइस ट्रेंड देख रहे हैं कि प्राइसेस कब बढ़ रहे हैं, कब आपके प्राइसेस घट रहे हैं, तो बेसिकली आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं या फिर अपनी इकोनॉमी की कंडीशंस देख रहे हैं, तो ये आपका जुड़ा है आपके 1 से। इसके बाद है जी इंटरनल सेक्टर लिंकेजेस। तो हमारे इकोनॉमी के जो इंटरनल सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, हम उनको देख रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली हम अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, उसकी नेचर स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट है या फिर टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो डी है वो 4 से मैच हो जाएगा और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि पहले जो काम सरकार कर रही थी अब वो हमने प्राइवेट सेक्टर को पकड़ा दिया। तो कौन से ऑप्शन है हमारे पास, एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, तो बिल्कुल अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को एंकरेज करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर जो है वो हमारा बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा। देखो अगर आप सारे काम दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर के पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा आ जाएगी, उसके पास कंसंट्रेटेड हो जाएगी, बट ये तो बुरी बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए ये बेनिफिट नहीं है प्राइवेटाइजेशन का, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। बेटर मैनेजमेंट बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में। ब्यूरोक्रेसी के जो हमारे रिजिड रूल्स रेगुलेशंस हैं उनसे भी फ्रीडम मिल जाएगा, तो ये भी देखने को मिलेगा और इसीलिए आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट का इनमें से कौन सा कंपोनेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हमारे इंटरनल एनवायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे अपने एम्प्लॉइज इंटरनल एनवायरमेंट है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स हमारे इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है, कस्टमर्स हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आएंगे। शेयर होल्डर वैल्यूज जो हैं वो भी हमारे अपने शेयर होल्डर्स हैं, तो हमारी अपने इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट वो बनेंगे, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास दो मेन पॉलिसीज होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी का, तो बेसिकली आप इसे लिंक कर सकते हैं कि हमारी सरकार जो हर साल बजट लेकर आती है वो फिस्कल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। सरकार बजट के अंदर नई पॉलिसीज बनाती है, नए रूल्स रेगुलेशंस लेकर आती है, नए टैक्सेस लगाती है और कई ढेर सारे प्रोग्राम्स भी अनाउंस करती है जिनके ढेर सारे अलग अलग मकसद होते हैं। तो पूछा जा रहा है जी कौन सा हमारी फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लिक्विडिटी को बढ़ाना, इसे अभी साइड पे रखते हैं। टू प्रमोट द प्राइस स्टेबिलिटी, तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है आप फिस्कल पॉलिसी के अंदर कैसे बढ़ाते हैं, आप बजट आता है तो आप देखते हैं ना किन चीजों के दाम बढ़ गए, किन चीजों के दाम घट गए, तो प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आप सुनते होंगे जी कि अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगा दिए, गरीबों को कंसेशन दे दिए, तो ये भी एक हमारा फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप ये भी सुनते होंगे कि सरकार नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या क्या चीजें कर रही है, बजट के अंदर बताती है आपको। इंक्रीज द लिक्विडिटी, जो पहला वाला पॉइंट है हमारा, वो डायरेक्टली हमारी फिस्कल पॉलिसी से नहीं जुड़ा। जो लिक्विडिटी से जुड़ी बातें हैं वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती हैं, जो बेसिकली आरबीआई का डोमेन है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं हो सकता है फिस्कल पॉलिसी का, बट ये मेन ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का है और इसीलिए यहां पे ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बनता और इसीलिए ऑप्शन ए को यहां पे हम मार्क करेंगे। अगला सवाल है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। तो अगेन इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के एनवायरमेंट हमारे पास हैं। मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, ये आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं तो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ऐसे ही आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज भी और आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज भी। जो मनी एंड कैपिटल मार्केट हैं ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और आपके बिजनेस से बाहर हैं और इसीलिए ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का नहीं बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है और इसलिए ये आपका आंसर बनेगा। चलिए जी, तो अगला सवाल हमारे पास है असर्शन रीजनिंग का। assertion है buyers for several industries are potential competitors, they may integrate backwards, reasoning है they have different degrees of the bargaining power। तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो सवाल हमसे पूछा गया है ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस से पूछा गया है। अब पोर्टर्स 5 फोर्सेस वाला जो मॉडल हमने आपके साथ डिस्कस किया उसके अंदर 5 फोर्सेस का जिक्र किया, बैरियर्स टू एंट्री, इंडस्ट्री राइवलरी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स
और बार्गेनिंग पावर ऑफ दी बायर्स। यानी कि जो हमसे सामान खरीद रहे हैं, जो हमारे बायर्स हैं, वो हमारे पोटेंशियल कॉम्पिटिटर हैं। क्यों पोटेंशियल कॉम्पिटिटर हैं? हो सकता है कि वो हमसे सामान खरीदने के बजाय खुद ही उस सामान की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, तो हमारे पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन गए वो। हो सकता है वो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर जाएं, और साथ ही साथ उनके पास डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द बार्गेनिंग पावर होती हैं। तो अगर आपके जो बायर्स हैं वो बहुत सारे बायर्स हैं आपके पास, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी और बायर के पास चले जाएंगे अगर एक ने नहीं खरीदा। बट अगर आपका बायर एक ही है, तो आपको उसी बायर को सामान यहाँ पे बेचना है, और यहाँ पे उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर आपसे सामान उसने नहीं खरीदा तो फिर आप अपना सामान किसी और को बेच नहीं पाएंगे। तो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द बार्गेनिंग पावर है हमारे बायर्स के पास। और यहाँ पे बताया गया कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है ना ये करेक्ट तो हैं, और साथ ही साथ जो हमारा आर है ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को। हमारा आर कहता है कि बायर जो है क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर है, इसीलिए वो हमारे पोटेंशियल कॉम्पिटिटर भी हैं। हो सकता है अगर हम उन्हें अच्छी डील ना दें, वो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर जाएं और हमारे कॉम्पिटिटर भी बन जाएं। तो इसीलिए आप इन दोनों को लिंक भी कर सकते हैं, तो दोनों करेक्ट हैं, और आर आपकी यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आप कह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा जो रिलेशन है यहाँ पे कुछ ज्यादा डायरेक्ट नहीं बना, बट फिर भी आपको ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दे रखा है वो ऑप्शन नंबर ए का ही दे रखा है। अगला सवाल है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1951 अ लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर। तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर आपको किन चीजों के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? तो अगर हम इस एक्ट की बात करें, तो इस एक्ट के अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास काफी सारा कंट्रोल था। उसके पास काफी कंट्रोल था कि कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, किस सेक्टर में आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते। लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते थे अगर आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो। तो बताया गया जी, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू अंडरटेकिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू आर्टिकल, for effecting substantial expansion by an existing enterprise, or for changing location of an existing undertaking, and for carrying on issues by an existing अंडरटेकिंग। तो इन सब चीजों के लिए हमारे को लाइसेंस लेना पड़ता था। तो आपको लोकेशन चेंज करनी है, नया प्रोडक्ट बनाना है, नई अंडरटेकिंग लगानी है, तो बहुत स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, आपको इन्हें मैच करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो लिस्ट वन में आपके पास अलग अलग तरीके के एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल, लीगल है, डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरमेंट है। तो सबसे पहले तो आप अपने ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल एनवायरमेंट को मैच कर सकते हो कि ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा है। तो आपका 4 जो है वो सी से मैच होगा, यानी कि ए और आपका जो सी है वो तो आंसर हो ही नहीं सकते आपके, ये बी और डी में से आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद अपने डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को भी मैच कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी बेसिकली पॉपुलेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा है, तो ये आपका डी से मैच होने वाला है। इसके बाद अगर मैं मैच करूं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, मेरे पास क्या बचे? ए और बी बचे हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या क्या क्लोज रिलेशन होता है इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसी से, या फिर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे हम किसको किससे मैच करें, थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें हो रही होगी। तो आपका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ही आपका आता है इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अगर मैं कहूं इनका क्लोज रिलेशनशिप है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही तो इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्लोज रिलेशन अगर हमें इसका बनाना है तो हम इसका पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट से बना सकते हैं, कि जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, जो सरकार होगी, जो कानून होंगे, वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ अच्छा रिलेशन उनका होगा। जैसी हमारी सरकार होगी, जैसे कानून होंगे, वैसे ही हमारा इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो हमारा है वो बहुत जरूरी है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं। अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, स्टेबल होगा, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन ट्रेड को हम यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसीलिए आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। हालांकि आप ये भी कह सकते थे कि सर डी भी आंसर हो सकता है, तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी तो है, बट आपको अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है, और वो ऑप्शन नंबर बी आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा है। अगेन पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जहां पे आपको थोड़ी सी एम्बिग्यूटी मिलती है, और आपको अपने विजडम के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर जो है वो मार्क करना होता है। चलिए अगला सवाल फिर से मैच द फॉलोइंग का सवाल है। दो लिस्ट हमें दे रखी हैं, और लिस्ट वन में कुछ बातें कर रखी हैं, और लिस्ट टू में सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये देखने को मिल रहा है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपकी फाइनेंस से जुड़ी हुई टर्म्स है। प्राइमरी मार्केट, जब पहली बार आप अपने शेयर्स मार्केट में उतार रहे हैं, और ये आपका मैच हो जाएगा 4 से मैच हो जाएगा, न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल सिक्योरिटीज की मार्केट है जी।
और पहले जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू हो रखी है उनकी मार्केट है हमारी सेकेंडरी मार्केट, तो आपका इससे मैच हो जाएगा। प्राइवेट ओनरशिप है, फ्री एंटरप्राइज है, तो आप बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, तो ये आपका बी से मैच हो जाएगा। गवर्नमेंट ओनरशिप है, सेंट्रल अथॉरिटी है, तो ये आपका मैच होगा सोशलिज्म से, तो ये आपका 4 से मैच हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे जो बनने वाला है वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इन सारी चीजों को यहाँ पे पूरा कर रहा है। चलिए अगला सवाल हमारे पास जनरल सा सवाल है। द प्रेजेंट रिजीम ऑफ सब्सिडीज कैन बी इंप्रूव्ड बाय फोकसिंग ऑन। देखिए आप सभी जानते हैं कि आपकी जो सरकार है वो आपको सब्सिडी देती है। क्यों सब्सिडी देती है? जैसे आपका जो एलपीजी का सिलेंडर होता है वो महंगा होता है और हमारे लिए बहुत जरूरी है खाना बनाने के लिए एलपीजी का सिलेंडर, और इसीलिए सरकार इसको सस्ता करती है, उसके लिए सब्सिडी आपको मिलती है, आपको पूरा दाम इसका चुकाना नहीं पड़ता। और यहाँ पे बताया गया जी कि जो आज की प्रेजेंट रिजीम है सब्सिडीज की, हम उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? पहला है जी रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडीज। तो सब्सिडीज खुली तरीके से नहीं बांटनी, हमें देखना है कि किसको जरूरत है सब्सिडी की और उसे ही सब्सिडी मिलनी चाहिए। ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडीज जो है उसे हमें कम करना जरूरी है, और जो पैसा बचेगा हम ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेकिंग सब्सिडीज एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए जी हमारा पैसा कहां से पहुंच रहा है और किसको पहुंच रहा है। गिविंग अ स्पेसिफिक अमाउंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर सब्सिडीज, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसे दें और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे सब्सिडी बांटे, ये कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, फिलहाल इसे छोड़ के चलते हैं। सेटिंग क्लियर लिमिट्स ऑन ड्यूरेशन फॉर एनी न्यू सब्सिडी स्कीम, तो अगर आप नई सब्सिडी स्कीम लेकर आए तो बिल्कुल आपको ड्यूरेशन सेट करनी चाहिए कि स्कीम के अंदर केवल इतने सालों के लिए सब्सिडी मिलने वाली है। एलिमिनेटिंग सिस्टम ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सब्सिडीज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपको जो पीरियोडिक रिव्यू है सब्सिडीज का वो करना है, ऐसे सिस्टम को आपको एलिमिनेट नहीं करना, हटाना नहीं है। यूजिंग सब्सिडीज फॉर वेल डिफाइंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो बिल्कुल आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य पहले ही तय करने कि किन चीजों के लिए आपको सब्सिडीज बांटनी है, तो इसीलिए ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपकी फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली और फोर्थ वाली और सिक्स्थ वाली जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट लग रही है, और इसीलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इज ग्रेटेस्ट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी। अगर आप अपनी मार्केट को फ्री कर दोगे तो वहां पे आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होगा। और यहाँ पे इसकी क्या क्या एजम्पशंस हैं वो आपसे पूछा गया है। पहला जी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपके हैं दे आर प्राइवेटली ओन्ड एंड प्रोडक्शन अक्कर्स एट द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, तो बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा ही होने वाला है। इनकम इज रिसीव्ड इन मॉनेटरी फॉर्म बाय सेल ऑफ सर्विसेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज, तो बिल्कुल प्राइवेट एंटरप्राइज जो है अपनी सर्विसेज बेचेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेगी और इनकम को कमाएगी। Members of the free market economy have freedom of choice in so far as consumption, occupation, saving and investment are concerned. तो अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो लोगों के पास खुला फ्रीडम है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो बिल्कुल गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है यहाँ पे ना के बराबर होती है, तो ये भी सही है। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज प्रोन टू करप्ट प्रैक्टिसेस, देखिए जब करप्शन को लिंक करते हैं ना तो बेसिकली हम उसे गवर्नमेंट से लिंक करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से लिंक करते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी में तो हम अपना प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ज्यादा डोमिनेंट रोल दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस कम हो जानी चाहिए ना कि बढ़ने की बजाय, और इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी। The rationale of expanding the role of public sector stems mainly from which of the following factors? पब्लिक सेक्टर के रोल को हमें बढ़ाना चाहिए, ये कौन से फैक्टर से हमें पता चलता है? द फेलियर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन सर्टेन क्रूशियल एरियाज, तो बिल्कुल कई क्रूशियल एरियाज हमारे लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत क्रूशियल एरिया है, बट नए प्रोजेक्ट आपको लगाने हैं, रोड्स ब्रिजेस बनाने हैं, तो उसमें बहुत पैसे लगेंगे, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो प्राइवेट सेक्टर उनमें इंटरेस्टेड नहीं होता, तो रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो उन चीजों को करे, तो ये आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी बाय द प्राइवेट सेक्टर, देखिए जो आपका प्राइवेट सेक्टर है ना वो आपकी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करता है, वो मनमाने दाम पे चीजों को बेचता है, और इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक सेक्टर जो है हमारा पिक्चर में रहे, अपने रोल को बढ़ाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। रेवेन्यू नीड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सरकार पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को चलाएगी तो मुनाफा भी कमा सकती है, बट असल में देखने को मिला कि इनसे मुनाफा नहीं होता बल्कि लॉसेज ही होते हैं, तो इसलिए रेवेन्यू नीड इनसे जनरली पूरी होती हुई नहीं दिखती, तो इसे हम फिलहाल साइड में रखते हैं। डिमांड फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, देखिए डिमांड फॉर इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि सब लोगों के पास बराबर बराबर रिसोर्सेज का हक हो,
और अगर पब्लिक सेक्टर पिक्चर में रहेगा तो वो ये इंश्योर कर सकता है कि सब लोगों के साथ इकोनॉमिक जस्टिस हो, सबको बराबर रिसोर्सेज मिले, सबकी जो इनइक्वालिटीज हैं इनकम और वेल्थ की वो हम कम कर सके। तो ये चीजें पब्लिक सेक्टर देख सकता है, ये प्राइवेट सेक्टर आपका नहीं देखेगा। तो यहाँ पे ये भी एक रीजन बन सकता है हमारे लिए। नीड फॉर एक्सलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो आपको पब्लिक सेक्टर को भी पिक्चर में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे क्रूशियल एरियाज हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है आने को। तो इसलिए आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इस सवाल में थोड़े से पॉइंट्स जनरल हैं, थोड़ी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, बट अगेन आपको थोड़ा सा अपने लॉजिक से थोड़ा सा सोच के इसका आंसर मार्क करना है। आपका व्यू पॉइंट डिफर भी कर सकता है, बट एनटीए वाला जो व्यू पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अगला सवाल है, देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, दिस रिफ्लेक्ट्स अ प्रॉब्लम इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, पॉलिटिको लीगल, सोशियो कल्चर। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, एनर्जी की शॉर्टेज है, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर किसे ही आपका जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें से किस में आएगा आपको ये बताना है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेमोग्राफिक, पॉलिटिको लीगल, सोशल कल्चर में तो आएगा नहीं, तो बचा कौन सा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में ही आना चाहिए आपका, और इसीलिए इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बनेगा। तो बताया गया जी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। आपकी इकोनॉमिक स्टेज आती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आते हैं, इकोनॉमिक प्लान्स आते हैं, पॉलिसीज आती हैं, इंडाइसिस आती हैं, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी के अंदर ही आती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, और इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमें दी है। पहली लिस्ट में दिया है जी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अगर आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करेंगे, अपने रूल्स रेगुलेशंस को रिलैक्स कर देंगे, इतने ज्यादा लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आपको बिजनेस करना है, तो उससे और ज्यादा प्लेयर्स जो है मार्केट में आएंगे, उन्हें चिंता नहीं होगी लाइसेंसेस वगैरह की, तो इससे हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसे आप 4 से मैच कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग, आप आउटसोर्सिंग किनकी करते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि हमारी जो आईटी सेक्टर वाली सर्विसेज हैं हम उन्हें आउटसोर्स कर देते हैं, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को हम अपना आउटसोर्स कर देते हैं। तो जो भी हमारी आईटी कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं, अपनी डिफरेंट सर्विसेज को आउटसोर्स कर देती हैं। तो ये आपका आउटसोर्सिंग से जुड़ा है। कॉर्पोरेट फ्रॉड्स किससे जुड़ा है जी, ये आपका एसएफआईओ से जुड़ा है, ये आपका सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, तो ये आपका इससे जुड़ा होगा। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इन रिफॉर्म्स के अंदर बात की गई है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, कि हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आ सके। तो इसीलिए ये आपका 3 से मैच हो जाएगा, और इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, एनर्मस एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो बिल्कुल 1991 के बाद हमारा प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है जी, पब्लिक सेक्टर सरकारी सेक्टर का रोल रीडिफाइन हुआ है। लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री टू फॉरेन कंपटीशन, ये आपकी गलत हो जाएगी कि अब हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री है वो फॉरेन कंपटीशन के अगेंस्ट बिल्कुल सामने खड़ा है, उसका एक्सपोजर अब बिल्कुल पूरा है, तो लिमिटेड एक्सपोजर कहना गलत हो जाएगा। इससे पहले हमने अपनी इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखा था, बहुत सारे कंट्रोल्स रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे इंपोर्ट्स के ऊपर, बट अब हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरा वर्ल्ड जो है काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया है, इंक्लूडिंग इंडिया। प्रूनिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ आइटम्स रिजर्व फॉर एसएसआई यूनिट्स, तो जो हमारी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए यूनिट्स, जो आइटम्स हैं जो हमने रिजर्व करके रखी हुई हैं, उस लिस्ट की भी हमने प्रूनिंग की है, उसकी छटनी करी है, और काफी सारी आइटम्स को वहां से निकाला भी है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर सी बनने वाला है। चलिए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। असर्शन रीजनिंग का सवाल है। असर्शन है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन हैम्पर्ड बाय द बर्डन ऑफ मेनी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस। तो बिल्कुल सही बात है जी, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसलिए रुक गई क्योंकि काफी सारे कंट्रोल्स रेगुलेशन सरकार ने लगा रखे थे। रीजन है जी, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सीक्स टू लिबरेट द इंडस्ट्री फ्रॉम द शेकल्स ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम। तो जो हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम है, हम उससे अपनी इंडस्ट्री जो है उसे बाहर निकालना चाहते हैं, उसके शेकल से उसे लिबरेट करना चाहते हैं। तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही कर रखी है। अब अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे आपका ए और सी दोनों में आपको डाउट हो सकता है कि आपका असर्शन यहाँ पे सही है, रीजन आपकी जो स्टेटमेंट लिखी है वो ऐसा हमें सही लग रही है, बट अगर हम इसे एज अ रीजन देखें कि क्या इसका ये एज अ रीजन सही है या फिर नहीं है, तो इसका रीजन ये आपका नहीं है, तो इसका रीजन ये आपका नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होना चाहिए,
तो यहाँ पे डाउट हो सकता है जी, बट एनटीए ने जो हमें आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए का। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी भी कहीं ना कहीं सही आंसर है, तो इस सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई करके अपने लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स। हमारे बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल दो कंपोनेंट्स हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास आते हैं जी जो हमारे अपने कंट्रोल में चीजें हैं, हमारे बिजनेस एथिक्स मॉरल स्टैंडर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे जी, हमारी बिजनेस और मैनेजरियल पॉलिसीज भी आ जाएंगी, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट ये भी आ जाएंगे, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस हमारे कंट्रोल से बाहर हैं तो ये नहीं आएंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देखिए हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो रिलेशंस हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं उनसे जो रिलेशंस हैं वो हमारे इसके अंदर आ सकते हैं। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर क्या बन रहा है जी, 1 2 3 एंड 4 आपका अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 एंड 5 जो है वो आपका करेक्ट बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास अगेन मैच द फॉलोइंग का सवाल है, हमें इन दो लिस्ट को मैच करना है, एक्ट दिए हैं उनके ईयर से मैच करना है। तो हमारे पास है जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो हमारा है वो 1951 के अंदर आया था, तो इससे मैच होना चाहिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट की बात करें तो 1947 के अंदर ये आया था, बट आज की डेट में से फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 ने रिप्लेस कर दिया है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है जी 1। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, आप सभी जानते हैं 1999 में आया था। फैक्ट्रीज एक्ट आपका आया था 1948 में। तो अगर आप इन्हें मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हमें दे रखे हैं जी ढेर सारे सीक्वेंसेस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला है जी मैक्रो एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेशनल इनकम, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिल्कुल पहले आपका मैक्रो एनवायरनमेंट होगा, उसके अंदर आपका इकोनॉमिक होगा, फिर अंदर नेशनल इनकम आएगी और फिर उसका पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फिर है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट आएगा और उसके अंदर आपके बिजनेस एथिक्स आएंगे और फिर आएगा जी पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस, तो ये भी सही है। फिर है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो और मैक्रो दोनों आते हैं, तो माइक्रो यहां पे आएगा। फिर माइक्रो के अंदर आपके सप्लायर्स भी आते हैं, तो ये भी सही है। फिर है जी मैक्रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये गलत हो गया। पहले आपका होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आपका आएगा माइक्रो और मैक्रो, तो ये उल्टा चलेगा, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और फिर आपके कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स वैसे ही आपके माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है और प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट इसका से कोई लिंक ही नहीं बन रहा। तो ऑप्शन डी आपकी पूरी की पूरी गलत हो गई और यही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए इसके बाद हमारे पास है जी हमारा अगला सवाल। ये सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1991। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर बात करें ये सारी हमारी बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, पर यहाँ पे हमें बताना है जी करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे इस सवाल को आंसर करना थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए इस सवाल का जो लॉजिक है बहुत अटपटा आपको लगेगा। 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई दिक्कत नहीं है, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। 1977 और 1980 में भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई और उनके साथ स्टेटमेंट जो शब्द है उसका भी यूज यहाँ पे किया गया जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी। बट जो 1991 की पॉलिसी आई ना उसे पॉपुलरली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 कहा जाता है। उसके साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो शब्द है उसका जो यूज है वो नहीं किया जाता और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। थोड़ा सा अटपटा लॉजिक है, हालांकि थोड़ा सा सवाल उन्होंने ये ठीक नहीं पूछा, पूछना भी नहीं चाहिए था, बट कई बार ऐसे एम्बिगुअस से वीक से सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑफिशियल आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। फिस्कल पॉलिसी आपको बताया था ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से जुड़ी हुई है। सरकार का जो बजट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है फिस्कल पॉलिसी का। अब आप बजट से लिंक कर लीजिए इन सभी चीजों को, जो मैच हो जाएंगी वो आपकी फिस्कल पॉलिसी का टूल्स बन जाएंगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो बिल्कुल सरकार जो पब्लिक के लिए खर्चा करने वाली है इसके अंदर आएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपके आरबीआई से जुड़े हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े हैं, यहां पे नहीं आएंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग, आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बजट सरकार का घाटे में जा रहा है उसको कैसे भरपाई करने वाले, उसे कैसे पूरा करने वाले हैं, तो ये भी आपकी फिस्कल पॉलिसी बजट से जुड़ा है।
टैक्सेशन आपकी फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप बजट में टैक्सेशन अनाउंस करते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट आपकी सीआरआर, एसएलआर वगैरह जो है वो अगेन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ी है, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। 1, 3 और 4 आपके इंक्लूड होंगे और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है जी, लिबरलाइजेशन मींस, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज फ्रॉम 17 टू 8। अगर हमारी जो नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज है उनको हम 17 से 8 कर देंगे तो इसका मतलब है हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार का रोल कम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, तो ये लिबरलाइजेशन से नहीं, प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो ये आंसर नहीं है। लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन, तो ये बात बिल्कुल सही है। लिबरेट करना मतलब आजादी देना, लिबरलाइजेशन भी आजादी है कि हम जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, इतने सारे लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट्स थी, उन सारी चीजों को घटा दें, अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दें, तो ये आपका लिबरलाइजेशन है और इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी टू द वर्ल्ड बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा जुड़ा हुआ है। फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये भी कहीं ना कहीं आपकी मनी मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो लिबरलाइजेशन को मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो डिस्क्राइब कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा डिस्क्राइब यहाँ पे कर रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी इज कंसीडर्ड सिनोनिमस विद ग्रोथ, और रीजन हमें दे रखा है द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एग्रीरियन टू इंडस्ट्रियल मे बी कैपिटल और लेबर और बोथ। तो बताया गया जी कि अगर हमारी इकोनॉमी जो है इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, ज्यादा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो इसका मतलब है वो ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं बात ये सही है। और दूसरा है जी, अगर आपके रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं एग्रेरियन से यानी कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में, तो वो आपके कैपिटल भी हो सकती है, यानी कि पैसा भी ट्रांसफर हो सकता है। लेबर भी हो सकती है कि पहले लेबर एग्रीकल्चर में ज्यादा लगी हो, अब वो इंडस्ट्रीज में ज्यादा लग जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों की स्टेटमेंट सही है, बट अगर आप इस रीजन को असर्शन से लिंक करें तो ये यहाँ पे उससे मैच नहीं हो रही। तो एज सच दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, बट ये रीजन आपका एज सच इससे मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। असर्शन रीजनिंग का सवाल है। असर्शन हमें दी है लिबरलाइजेशन मींस कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। रीजन हमें दिया है फ्रीडम टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। तो अगर हम बात करें कॉर्पोरेटाइजेशन की, तो कॉर्पोरेटाइजेशन का क्या मतलब है जी कि हम अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज को कंपनीज की तरह चलाने वाले हैं। जो सरकारी हमारी एजेंसीज है, अंडरटेकिंग्स है, अब उनको कंपनीज की तरह चलाएंगे, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलाएंगे, उन्हें कंपनी बना देंगे, बट मेजॉरिटी कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट वैल्यूज और प्रैक्टिसेस जो हमारी हैं वो हम उन अंडरटेकिंग्स के अंदर ले आएंगे, सरकारी कंपनीज के अंदर ले आएंगे, बट उन्हें एज सच प्राइवेट प्लेयर्स को हैंड ओवर नहीं करेंगे, एज सच उन्हें प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। तो उन्हें फ्रीडम मिलेगा, लिबरलाइजेशन की तरफ जाएंगे, बट उन्हें प्राइवेटाइज पूरा यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस से क्या होने वाला है, इस प्रैक्टिस से हमारी जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होंगी वो कंपनीज बनेंगी और बाहर से वो पैसा भी रेज कर सकेंगी, कैपिटल मार्केट को भी एक्सेस कर सकेंगी। तो ये भी एक कारण बना कि हम, क्योंकि हमें पैसे चाहिए कैपिटल मार्केट से, तो हम कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम अपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स को कंपनी की तरह चलाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आपकी दोनों अलग अलग है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझनी है। और असर्शन और रीजनिंग दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही है, और रीजन जो है वो कहीं ना कहीं असर्शन से जुड़ा हुआ भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, और इसीलिए आप ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे अपना राइट आंसर मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दिए हैं जी, हमें इन्हें मैच करके करेक्ट कोड ढूंढना है जी। लिस्ट 1 में है फिस्कल पॉलिसी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आइए इन्हें मैच करने की कोशिश करते हैं जी। पहले तो है फिस्कल पॉलिसी, सरकार जो टैक्सेस वगैरह लगाती है वो सब इसके अंदर आते हैं, बजट इसके अंदर आता है। तो ये आपका किससे जुड़ा है, ये आपके फिस्कल फेडरलिज्म से जुड़ा है कि बजट हमारे जो बन रहे हैं सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फेडरलिज्म के अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी, फिस्कल फेडरलिज्म का ये पार्ट बनेंगी। टेक्नोलॉजी पॉलिसी, टेक्नोलॉजी आपकी किससे जुड़ी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या करने वाले हो, अपने हैजर्ड्स को मिटिगेट करने में। आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हो कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाला है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे हैजर्ड्स को मिटिगेट करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी कौन सी होगी जी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन दोनों से जुड़ी हो सकती है, बट अगर आप पढ़े अगला वाला है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की होती है उसके अंदर प्राइस स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, तो ये आपका D4 से मैच होगा
और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट से मैच हो जाएगा, और इसलिए आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे मैच करनी है। तो लिस्ट 1 में हमारे पास है डिफरेंट हमारी कमीशंस कमिटीज, और लिस्ट 2 में हमारे पास है डिफरेंट ईयर्स। तो प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें तो हमारे 1950 के अंदर इसे बनाया गया था, क्योंकि हम 5 ईयर प्लान्स बनाने वाले थे, और 1951 के अंदर हमारा पहला प्लान इसने बनाया था। तो इसे आप 1951 से मैच कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट हमारा 2002 के अंदर आया था। एड्रियन कैडबरी कमेटी जो है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी हुई है, और ये कमेटी 1991 में आपकी बनी थी, तो ये 4 से मैच होगा। रंगाराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी 1993 में बनाई गई थी, तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। और इसीलिए आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनने वाला है, कौन सा बनने वाला है, आपका ए 3 से मैच हुआ, आपका जो बी है वो 2 से मैच हुआ, और आपका जो सी है एड्रियन कैडबरी वो आपका 4 से मैच हुआ, और डी जो है वो आपका 1 से मैच हुआ, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल है मैच द फॉलोइंग का। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। हमारे पास 2 लिस्ट दे रखी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जी, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, और इन्हें मैच करके हमें बताना है जी। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इनमें से कौन सा आएगा जी, जल्दी से बताइए मुझे इनमें से कौन सा आ सकता है। सर इसमें हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन सेकंड और थर्ड में हो रही है, तो आगे चलते हैं। पॉलिटिकल और गवर्नमेंट एनवायरनमेंट में बताइए जी कौन सा आएगा। पॉलिटिकल और गवर्नमेंट वाला, देखिए सरकारी और गवर्नमेंट वाले के अंदर आपके पास जो आ सकता है वो जुडिशरी की पावर्स आ सकती हैं, हमारे कोर्ट की जो पावर्स हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं, तो बी को आप वहां पे 4 से मैच कर सकते हो। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में कैसा आएगा जी, सोसाइटी के अंदर कल्चर से जुड़ी हुई बातें, आपके एथिकल इश्यूज आ जाएंगे। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट हमारी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 3 में आ जाएगा। और बचा आपका कौन सा 2 बचा, तो वो आपका ए के साथ मैच हो जाएगा, और आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास अगेन मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको दी है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, नॉन प्राइस कंपटीशन और डिजायर कंपटीशन, ये हमें देखने को मिल रहा है। देखो माइक्रो एनवायरनमेंट में यहाँ पे कौन सी चीजें आएंगी, आपके माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें आएंगी, आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपके इसके अंदर आएंगे। एक्सटर्नल में, मैक्रो में एक्सटर्नल में कौन से आएंगे, आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स आपके इसके अंदर आ जाएंगे। नॉन प्राइस कंपटीशन यानी कि आप कंपटीशन जो है प्राइस पे नहीं है, कुछ और तरीके से आप कंपीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि आप जो है कंपटीशन को बीट करने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हो इवेंट्स, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह ये सब स्पॉन्सर कर रहे हो। फिर आपका डिजायर कंपटीशन, डिजायर कंपटीशन कैसे है जी, कि आप अपने कंज्यूमर्स के अंदर जो है डिजायर क्रिएट करते हो, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको टारगेट करते हो कि वो आपके प्रोडक्ट जो है वो खरीदें, उनको डिजायर हो कि वो आपका प्रोडक्ट भी खरीदें, तो ये आप ऐसे इन्हें मैच कर सकते हो, और इसीलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल है द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई हमारा कौन सी पॉलिसी लेकर आता है, आरबीआई हमारा लेकर आता है जी मॉनेटरी पॉलिसी। देखो हमारी 2 सिस्टर पॉलिसीज होती हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी सरकार उसका बजट, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है जी आरबीआई, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है जी, कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें, उसको फ्रीडम दें, ये है आपका कैपिटलिज्म। तो इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट का रोल कम कर रहे हो, प्राइवेट का ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है कि कंट्रीज के जो मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे गवर्नमेंट ऑन कर रही है या फिर उसे कंट्रोल कर रही है, तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे कम हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनका रोल ज्यादा है, अब वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे प्रोडक्शन को और उसे ज्यादा कंट्रोल करेंगे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट्स सिंस 1991। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट्स जो इंडिया में हुई है 1991 से, इनका कौन सा उनमें से फीचर जो है वो नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है जी। अब बोला गया जी स्कोप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज एक्सपेंडेड, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक सेक्टर ने विड्रॉ किया है, तो ये भी ठीक है। इंडियन इंडस्ट्री जो है फॉरेन कंपटीशन को एक्सपोज हो गई है, ये भी ठीक है।
monopoly or dominant position of the public sector in most of the industries and control of the commanding heads of the economy by the public sector. तो कह रहे जी पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल है, तो ये तो सीधा सीधा गलत है जी। पब्लिक सेक्टर का कोई डोमिनेंट रोल नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में तो आपके प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंट रोल हो रहा है, और इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। तो यहाँ पे हमारे पास जो असर्शन है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ओपनिंग अप डोमेस्टिक मार्केट टू फॉरेन प्लेयर्स इन बेबी स्टेप्स। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जी, हम फॉरेन प्लेयर्स के लिए अपने डोमेस्टिक मार्केट ओपन तो कर रहे हैं, बट धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स पे कर रहे हैं। रीजन है अलाउइंग फॉरेन फर्म्स फ्री प्ले इन इंडियाज रिटेल सेक्टर हैज ऑलवेज बीन अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। कि अगर हम बाहर वाले फर्म्स को इंडिया में ऑपरेट करने दें, इंडिया के रिटेल सेक्टर में पार्टिसिपेट करें, तो ये पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है। पॉलिटिशियंस काफी इस पर डिबेट करते हैं, पार्लियामेंट में ऑलरेडी काफी डिबेट चलती हुई रहती है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। और अगर मैं बात करूं कि क्या ये सही रीजन है हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको इंडिया में धीरे धीरे लाने का, तो ये सही रीजन मेरा कहीं ना कहीं नहीं है। कि पॉलिटिशियंस डिबेट करते हैं तो धीरे धीरे लेकर आओ, ये कहीं सही रीजन नहीं है। धीरे धीरे हम क्यों लेकर आ रहे हैं? धीरे धीरे इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि एकदम से ले आएंगे तो हमारे इंडियन डोमेस्टिक सेक्टर पे काफी इफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। एकदम से इतना कंपटीशन हो सकता है वो ना झेल पाए, तो इसलिए बेबी स्टेप्स के अंदर हम बाहर के प्लेयर्स को इंडिया में लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे दोनों बिल्कुल सही हैं, बट रीजन जो है वो इतना सही नहीं बैठ रहा, और इसीलिए आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स हैं जी, लिस्ट 2 में कुछ आइटम्स हैं। जैसे है जी साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। और आपको इन्हें लिस्ट 2 से मैच करना है जी। देखते हैं कैसे ये आपकी मैच हो जाएंगी। सबसे पहले तो जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में मैच कर पा रहा हूं बहुत आसानी से। कैसे मैच कर पा रहा हूं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से डायरेक्टली जुड़ रही हैं, तो सी जो है वो आपका 2 से मैच हो रहा है, और ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, और इसी से मेरा आंसर मिल जाता है। साइज ऑफ द मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मेरे मार्केट का साइज किसके अंदर आएगा जी? मेरे मार्केट का साइज बिल्कुल आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीजें आएंगी? ये आपका नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जी, तो ये आपका 4 से मैच हो जाएगा। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आपकी ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हैं, तो ये आपका 1 से मैच होगा, और ऑप्शन 4 ही आपका अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सिचुएशन वेयर प्रोस्पेरिटी ऑफ वन सेक्टर लीड्स टू नेग्लेक्ट ऑफ अदर सेक्टर्स इज रेफर्ड टू एज। कि अगर एक सेक्टर प्रॉस्परस हो गया तो उसी पे फोकस करेंगे, दूसरे सेक्टर्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे। ये बेसिकली हमारा है जी डच डिजीज फेनोमेना। देखिए डच डिजीज बताया गया कि एक पैराडॉक्स है कि अगर आपको किसी सेक्टर में गुड न्यूज मिली, जैसे अगर आपको ढेर सारे ऑयल रिजर्व्स मिल गए, तो आप केवल ऑयल रिजर्व्स पे ही फोकस करते हो और बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देते हो। जैसे हमारी जो अरब कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे ऑयल रिजर्व्स तो काफी सारी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, बट बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके इग्नोर्ड रह गई हैं। तो ये आपका है जी डच डिजीज फेनोमेना। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रिटिश डिजीज फेनोमेनन का भी नाम लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो बताया गया कि हमारा जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था 1970s के अंदर। क्यों किया गया था? क्योंकि ये सिक मैन ऑफ यूरोप बन गया था, क्योंकि यूके के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे थे और वहां की इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेट हो गई थी, और इस चीज को ब्रिटिश डिजीज का भी नाम दिया गया था। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर है वो है जी डच डिजीज फेनोमेनन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स इन द पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल जो है उसके अंदर इनमें से कौन सी एक फोर्स नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। बायर्स, सप्लायर्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस, इंडस्ट्री, राइवलरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल आपके साथ डिस्कस किया है, और इस कंटेक्स्ट में हमने देखा है जी बायर, सप्लायर्स और इंडस्ट्री राइवलरी जो है ये आपकी कहीं ना कहीं कंसीडर होती है इस मॉडल के अंदर। बायर्स आपके कहां पे आएंगे? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर्स आपके बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, और आपकी जो इंडस्ट्री राइवलरी है वो तो अलग से एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल कंपोनेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस इसका कोई पार्ट नहीं बनता, और इसीलिए आपका यही आंसर यहां पे बनने वाला है। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड deposits payable in any foreign currency, bill of exchange drawn in Indian currency but payable in any foreign currency, traveler's check drawn by institutions outside India but payable in Indian currency, drafts drawn by banks outside India and payable in foreign currency.
तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम फेमा लॉ की बात करें तो उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज की एक सेपरेट डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे जो पहले 3 पॉइंट है ये फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट बनते हैं, बट जो 4th पॉइंट है वो फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट नहीं बनता। ये वो ड्राफ्ट है जो कि बाहर के बैंकों ने इशू किए हैं और बाहर की करेंसी में इनकी पे होनी है, तो फेमा के अंदर ये फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन में आपके नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई इंडियन बैंक या फिर इंडियन करेंसी कुछ भी इन्वॉल्व यहाँ पे आपका नहीं हो रहा, और ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नहीं आएंगे, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अंडर फेमा द रिसीवर ऑफ लॉन्डर्ड मनी इज टू बी मेड कल्पेबल इंस्टेड ऑफ सेंडर डिस्ट्रीब्यूटर। रीजन दिया है, फेमा डिफर्स फ्रॉम द अर्लियर एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा विद रिगार्ड टू पेनल्टीज एंड पनिशमेंट इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द एक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फेमा और फेरा का बेसिकली कंपैरिजन किया गया है। तो अगर बात करें फेमा की, तो इसके अंदर बोला गया कि आपका जो लॉन्डर्ड मनी का रिसीवर है, देखो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे हुई है, और इस केस में जिस पर्सन ने भी वो लॉन्डर्ड मनी यहाँ पे रिसीव की है वो यहाँ पे कल्पेबल माना जाएगा, उस पे पनिशमेंट्स, उस पे पेनल्टीज यहाँ पे लगेंगी। और बोला गया जी जो भी आपके फेमा के वॉयलेटर्स हैं उनको हम यहाँ पे क्रिमिनल नहीं ट्रीट करते, फेरा के अंदर उन्हें क्रिमिनल ट्रीट करते थे, इसे क्रिमिनल ऑफेंस मानते थे, बट फेरा के अंदर जो है इसे केवल सिविल ऑफेंस माना जाता है। और फेमा और फेरा जो है इस कंटेक्स्ट में हमारे डिफरेंट भी हैं, क्योंकि फेरा जो है उसके अंदर पेनल्टीज और पनिशमेंट किसी और तरीके से लगाई जाती थी, और फेमा जो है उसके अंदर किसी और तरीके से लगाई जाती हैं। फेरा के अंदर हमारे ऑफेंसेस क्रिमिनल ऑफेंस बन जाते थे, बट फेमा के अंदर ये केवल सिविल ऑफेंस ही बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे सही है, और रीजन जो हमारा है असर्शन को पूरे तरीके से सपोर्ट भी कर रहा है, और इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बन रहा है। अगला सवाल हमारे पास है, द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, देयर इज नो सच टाइम लिमिट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसकी एक टाइम पीरियड बता रखी है, उसका एक लिमिटेशन पीरियड दे रखा है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर ही कंप्लेंट फाइल करनी है। आपने डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, स्टेट में जाना है, नेशनल कमीशन पे जाना है, बट आपको 2 साल के अंदर ही जाना पड़ेगा, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरम ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। तो कंज्यूमर्स के जो डिस्प्यूट है उनको रिड्रेस करना है, तो इनमें से उनका कौन सा फॉरम नहीं है। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है स्टेट, और फिर आता है नेशनल। तो लोकल आपका कोई फॉरम नहीं है, और इसलिए यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, which one of the following is the governing factor in deciding the type of the redressal agency which will deal with the dispute of a consumer? Area of the sale of goods and services, type of goods and services sold, choice of the consumer, value of the goods and services sold. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी चीज डिसाइड करेगी कि आप किस रिड्रेसल एजेंसी के पास जाने वाले हो, आप डिस्ट्रिक्ट पास जाओगे, स्टेट के पास जाओगे, या फिर नेशनल के पास जाओगे, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। ये बेसिकली आपकी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पर डिपेंड करेगा कि वो 1 करोड़ की हैं, 10 करोड़ की हैं, 50 करोड़ की हैं, 100 करोड़ की हैं, क्या उनकी वैल्यू है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप कौन से कोर्ट में यहाँ पे जाने वाले हो, और इसीलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी यहाँ पे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग पूछे गए थे, बट जो सवाल आज भी रेलिवेंट है हमने उन्हें यहाँ पे पिक किया है हमारे प्रीवियस ईयर के डिस्कशन में। जो सवाल आज रेलिवेंट नहीं है उनको हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में देखें सवाल कुछ ज्यादा दे रखे हैं और सवाल दे रखे हैं, तो आप उनको देख के यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हमने केवल वही सवाल उठाए हैं जो कि आगे भी आपके लिए रेलिवेंट है और नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी जुड़े हुए हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू कंज्यूमरिज्म। Consumerism is a manifestation of the failure of the business to guarantee and ensure consumer legitimate rights. तो consumerism क्या है? कंज्यूमर मूवमेंट को बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि आपके कंज्यूमर्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और उनको अवेयरनेस वगैरह जो सब चीज बढ़ रही है यहाँ पर। और क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आपके जो बिजनेस हैं फेल कर गए हमारे कंज्यूमर को गारंटी और उसके प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करने के लिए। Government does not have any role in consumer protection as it is a part of business organizations alone. आपके ये स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नमेंट का भी पूरा पूरा रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। द कंज्यूमर शुड एक्सेप्ट कंज्यूमरिज्म एज अ मींस ऑफ असर्टिंग एंड एंजॉयिंग देयर राइट्स। बिल्कुल कंज्यूमर अपने राइट्स को इसके थ्रू एंजॉय कर रहे हैं।
And consumerism evolution is not a setback for marketing but rather points to the next stage in the evolution of the enlightened marketing. तो ये बेसिकली डिनोट करता है कि आज के कंज्यूमर अवेयर हैं, उन्हें अपने राइट्स का पता है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें मार्केट करिए। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। तो कंज्यूमरिज्म भी यहाँ पे आपको बताया गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो हमारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा कहना गलत होगा कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, फ्रीली एनरोल कर सकते हैं और वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन से जरूर फायदा मिला होगा, आपके कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो गए होंगे और आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।